हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 7 सितंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और इस लेक्चर के अंत में भी आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आप इनको नोट डाउन करते जाएंगे तो आपके एग्जाम के समय रिविजन करने में आसानी होगी। तो यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज, पीडीएफ और टेस्ट मिल जाएंगे, तो जरूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक का, तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा सभी प्लेटफॉर्म पर। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों, शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कैटरीना कैफ को। दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है जॉयडस वेलनेस, तो उसने हाल ही में घोषणा की है कि उसने अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। तो दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाल ही में बनाए गए कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान PR श्रीजेश को केरल सरकार के द्वारा एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एमबे इंडिया के द्वारा मीराबाई चानू को न्यूट्री लाइट रेंज के प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तीसरा पॉइंट है, कैसीफाई ने एक्टर राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा को बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, होम इंटीरियर ब्रांड होम लोन ने पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर दो लोगों की बात आई है, मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा की। तो मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला एथलीट हैं। और नीरज चोपड़ा की बात करें तो दोस्तों, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों, हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना शुरू की गई है या इसकी योजना बनाई गई है। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि जो गुजराती गुजरात के बाहर रह रहे हैं उनके साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की लागत की जन कल्याण योजनाएं शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, इसकी अभी हाल ही में योजना भी बनाई जा रही है। तो इस योजना के तहत क्या होगा कि जो लोग भारत और विदेशों में रह रहे हैं, यानी जो गुजराती भारत और विदेशों में रह रहे हैं, वो गुजराती किसी भी योजना में अपना 60% योगदान दे सकते हैं और 40% योगदान जो होगा वो होगा सरकार का। यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है तो उसमें 60% योगदान गुजराती लोग देंगे जो कि भारत में रह रहे हैं, गुजरात के बाहर रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं। और 40% योगदान किसका रहेगा? राज्य सरकार का रहेगा। जैसे किसी गांव को डेवलप करना है या किसी परियोजना में अपना भाग देना है, यानी उसमें हमें डोनेट करना है, तो वो 60% तक डोनेट कर सकते हैं। 40% किसका हिस्सा रहेगा? राज्य सरकार का। तो दोस्तों, यह है वतन प्रेम योजना। दोस्तों, वतन प्रेम योजना के तहत जो डोनर होगा वो स्मार्ट क्लासरूम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी, लाइब्रेरी, स्टोर रूम और जिम के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर जो डोनर है वो स्मार्ट क्लास के लिए अपना योगदान देना चाहता है तो दे सकता है, कोई क्लासरूम बनवा सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवा सकता है, आंगनबाड़ी बनवा सकता है दोस्तों, और लाइब्रेरी और जो स्टोर रूम होते हैं, इन सभी के योगदान के लिए वो लोग अपना दान कर सकते हैं। इसमें 60% भागीदारी गुजरातियों की होगी जो कि भारत के किसी हिस्से में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं। बाकी 40% योगदान किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। दोस्तों, बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी जो कि बीजेपी के हैं दोस्तों, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। विधानसभा सीटें 182 हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26 हैं, और राज्यसभा सीटें दोस्तों 11 हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि वतन प्रेम योजना किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये है गुजरात स्टेट से। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कुछ समझौते किए हैं और इन समझौतों की संख्या है 27। यानी
अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने 27 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो दोस्तों इसमें लगभग 3,337 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है और इस निवेश से दोस्तों लगभग 15,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी योजना के तहत मैसर्ज पिटारा टीवी ने हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता किया है और मैसर्ज पिटारा टीवी ने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। और दोस्तों जब ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तो ये हुए हैं हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री के समक्ष। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री कौन है? बिक्रम सिंह, ये भी आप याद रखेंगे। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला है शीतकालीन राजधानी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी से रिलेटेड हैं और राज्यपाल हैं दोस्तों राजेंद्र अरलेकर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों लवलीना बोरगोहेन को असम स्टेट का समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों लवलीना बोरगोहेन की। तो इनका जन्म हुआ है गोलाघाट असम में। ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है। दोस्तों इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाली असम की 6वीं व्यक्ति है, यानी 6वीं जो 6 लोग यहाँ से यानी असम से अर्जुन अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग के अंदर और बिरजेंद्र कुमार ने 2008 में बॉक्सिंग में मेडल जीता था और MC मैरी कॉम ने 2012 में। और दोस्तों ये तीसरी बॉक्सर ऐसी हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं असम की। तो असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों हेमंता बिश्वा शर्मा जो कि बीजेपी से है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले हम असम के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सामान्य रूप से माना जाता है कि जो असम नाम है वो संस्कृत भाषा से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जो भूमि समतल नहीं होती है, यानी असम का संस्कृत भाषा में अर्थ होता है जो भूमि समतल नहीं है। दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है और असम का जो उत्तरी क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान से घिरा हुआ है। दोस्तों इस राज्य की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपू नदी कहा जाता है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में सांगपी या सांगपू नदी कहा जाता है, जो लगभग पूरे असम राज्य में बहती है और असम राज्य से ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? धुबरी से। हाल ही में असम सरकार के द्वारा राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदल करके ओरांग नेशनल पार्क कर दिया है। ये पॉइंट जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। असम के कुछ नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क कहाँ हैं? असम में है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनना है आपको। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो दोस्तों हाल ही में 5 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक का समापन समारोह हुआ है, तो उसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक थी कौन? अबनी लेखरा। कौन थी दोस्तों? अबनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में शूटिंग में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली यानी अबनी लेखरा ने पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दोनों जीते हैं, तो उन्हें ही भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था क्लोजिंग सेरेमनी में। जबकि उद्घाटन समारोह में किसे ध्वजवाहक बनाया गया था दोस्तों? टेक चंद को। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 की शुरुआत हुई थी 24 अगस्त से और समापन हुआ है 5 सितंबर को। भारत ने इसने कुल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दोस्तों अगर हम मेडल टैली की बात करें तो भारत का मेडल लिस्ट में 24वां स्थान है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है, तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक के अंदर 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। तो वह खिलाड़ी कौन कौन से हैं? पहला नाम है अबनी लेखरा, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा नाम है दोस्तों सुमित आंतिल का, तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा नाम है मनीष नरवाल का, तो इन्होंने 50 मीटर पिस्टल एसएच में गोल्ड मेडल जीता है। अगला नाम है दोस्तों, चौथा नाम है प्रमोद भगत का, तो इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। और कृष्णा नागर, इन्होंने भी बैडमिंटन में ही
गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल कितने लोगों ने जीता है पैरालंपिक के अंदर? 5 लोगों ने। पहला नाम है अवनी लेखरा, दूसरा है सुमित अंतिल, तीसरा है मनीष नरवाल, चौथा है दोस्तों प्रमोद भगत और पांचवा नाम है कृष्णा नागर का। दोस्तों अब हम उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल जीता है कुल मिलाकर 8 लोगों ने। तो पहला नाम है भाविना बेन पटेल का, जिन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार, इन्होंने हाई जंप में। देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने जेवलिन थ्रो में। योगेश काथुनिया, इन्होंने डिस्कस थ्रो में। सिंहराज अधाना, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल एसएच में सिल्वर मेडल जीता है। अगला नाम है दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु, तो इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। प्रवीण कुमार, इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। और 8वां नाम है दोस्तों सुहास एल यतिराज, इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों सुहास एल यतिराज की बात करें तो यह नोएडा के डीएम हैं और ये भारत के पहले ऐसे आईएएस हैं जिन्होंने पैरालंपिक के अंदर या ओलंपिक के अंदर कोई भी मेडल जीता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है 6 खिलाड़ियों ने। तो उनके नाम है सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिंहराज अधाना, इन्होंने एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अवनी लेखरा, तो दोस्तों अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला नाम है दोस्तों हरविंदर सिंह, तो हरविंदर सिंह ने आर्चरी यानी तीरंदाजी में मेडल जीता है ब्रॉन्ज। और मनोज सरकार, तो इन्होंने बैडमिंटन में दोस्तों मेडल जीता है, कौन सा? ब्रॉन्ज। तो इस प्रकार से हमने सभी मेडल डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें। अब आज के जीके डोज की बात कर लेते हैं। तो हम जीके के कुछ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है आपको, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। दूसरा है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? यानी प्रधानमंत्री का जो ओहदा होता है वो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो बेंगलोर में है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो 22 हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो दोस्तों गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अब हम रिवीजन वाले प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता है? दूसरा है, असम की राजधानी क्या है? तीसरा है दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? और चौथा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और आपको स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लेना है, जहां पर आपको टॉप इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं बहुत ही कम कीमत पर, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जरूर आप वहां से परचेज कर लें। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, वहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं और उसमें छूट पाना चाहते हैं तो आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।